चलिए फिर शुरू करते हैं आज इंटरनेशनल न्यूज को, है ना। नेशनल न्यूज आप सभी ने कर ली होगी, दो पार्ट में देखो वीडियोस आए हुए हैं, और आई दृष्टि में जो इंटरनेशनल न्यूज के अंतर्गत पार्ट कवर किया गया है वो हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। यहां शुरू में ही बताया था, देखो नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं इस पूरी मैगजीन के, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। अब यहां क्या करेंगे, देखो इस पार्ट में आप सभी को पता है जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है ना, ये आपका मेंस में पेपर 2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यहां से 2 से 3 प्रश्न श्योर बात है यहां पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर भैया यहां प्रीलिम्स में कैसे कवर करेंगे, प्रीलिम्स में हम देखेंगे जो फैक्चुअल नॉलेज है इससे रिलेटेड, जैसे वन लाइनर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और पिछले एक साल में जो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा या वहां का कंट्री का कोई भी हेड ऑफ स्टेट यहां पर अपने भारत आता है, पिछले एक साल में जितनी ये विदेशी यात्राएं हुई, चाहे बायलैटरल हुई हो, वो सारी की सारी हम देखेंगे यहां पर मैगजीन में जो कवर की गई हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हो गया, बीते हुए एक वर्ष की जितने महत्वपूर्ण यात्राएं हैं उसके आधार पर दोनों देशों के मध्य संबंधों में जो तथ्य हमारे सामने निकल कर आए हैं, जो कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो निकल के आएंगी, कोई समझौते होंगे वो निकल कर आएंगे, वहां से हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि किस देश के साथ ये समझौता हुआ है, ठीक है, कौन से वे वर्ष यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की है। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में वन लाइनर में यूपीपीसीएस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमने ट्रेंड देखा है क्वेश्चंस का, पीछे समझा हुआ है कि भाई प्रश्न बनते कैसे हैं। अब देखते हैं यहां पर जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखो हम सीधे शुरू करते हैं पढ़ना, है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय। तो सबसे पहले क्या दी हुई है न्यूज, भारत और सिंगापुर। कैसे शुरू करेंगे, पीछे से, जैसे सितंबर महीने तक की यहां पर न्यूज कवर हुई है, तो सितंबर से पिछले सितंबर 2023 के सितंबर तक जितनी यात्राएं हुई हैं दोनों देशों के बीच, कौन से दो देश, कहीं प्रधानमंत्री जी गए हैं, कहीं वहां के हेड ऑफ स्टेट आए हुए हैं, तो वो सारी न्यूज हम कवर करते हुए चलेंगे। और कवर कहां से की गई है, सितंबर महीने के अभी यानी कि लेटेस्ट से और बीते वर्षों के लिए, ठीक है। तो हम जोड़कर यहां पढ़ेंगे, जोड़कर कैसे, कुछ उसके पीछे के रीजन को समझेंगे, उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझेंगे, कहीं कहीं मैपिंग का पार्ट जहां जरूरी होगा वो बताया जाएगा, और जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी वीडियो के दौरान उन सारे प्रश्नों का आपको जवाब खोजना है। आता है तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और नहीं तो खोज कर कमेंट में देना है, ठीक है। शुरू करें सबसे पहले। और हाँ, एक चीज आपको तैयार कर लेनी है, कैसे, जो पिछले एक वर्षों में यहां पर जितने जितने देशों के साथ में यहां अंतरराष्ट्रीय संबंध दर्शाए गए हैं उनके आपको हेड ऑफ स्टेट लिखने हैं। क्या करना है, यहां देश लिखना है, ये अपनी तरफ से करना है, और ये दिया हुआ मैगजीन में आपको निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन देखा होगा कि एक देश और सामने उसका हेड ऑफ स्टेट मैच करने के लिए आया था और पूछा गया था कौन सा युग्म जो है गलत है, तो बोले यहां से देखो क्वेश्चन आपसे बनेगा। और ऐसे सभी 190 और 200 देशों के हेड ऑफ स्टेट तो याद नहीं करने हैं, ये जो पिछले आपके 9-10 स्टेट है, 9-10 जो कंट्री हैं इन 9-10 कंट्री की आपको एक लिस्ट बनानी है, ये कंट्री यहीं से निकाल लेने हैं जो मैगजीन में दी हुई है, और इनके हेड ऑफ स्टेट लिखने हैं, और सामने उसकी कैपिटल लिखनी है, वो जो देश है उसकी कैपिटल भी लिखनी है। तो एक मैच दी फॉलोइंग में उस वो जो आपका कंट्री है उसकी कैपिटल है, ये मैच करने के लिए भी आ सकता है, तो सभी की कैपिटल पता होनी चाहिए। हम यहाँ वीडियो के दौरान देखो चर्चा करते हुए चलेंगे, लेकिन ये काम आपको अपने स्तर से करना ही है, ठीक है, श्योर। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है भारत और सिंगापुर पर। देखो भारत और सिंगापुर के संबंध में दी हुई न्यूज है, दूसरी है भारत और ब्रुनोई के संबंध में। यहां एक चीज समझना, दोनों ही देश, सिंगापुर हो या ब्रुनोई हो, दोनों ही देश जो है एक महत्वपूर्ण आपका एक संगठन है जिसका नाम है आसियान। क्या नाम है भाई, आसियान नाम है, दोनों ही आसियान का हिस्सा हैं। अब आसियान की कहानी थोड़ा समझते हैं, चूंकि अभी आगे हम देखेंगे वियतनाम और आगे मलेशिया, इन दो देशों के साथ में अभी हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध और आएगा नजर। तो बोले ये जब चार देश हैं और चारों देश किसका हिस्सा है, आसियान का हिस्सा है, तो आसियान की जानकारी होनी चाहिए, यहां से प्रश्न आपका बनने की गुंजाइश है। थोड़ा सा आ जाओ, आसियान का देखो मैप लगाकर अलग से थोड़ा समझाने की कोशिश है, और यहां देखो समझ लेना ध्यान से। तो ये दोनों देशों के बीच संबंधों में जो जो डिसीजन हुए हैं, जो जो घोषणाएं हुई हैं या जो समझौते हुए, सब आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरू करें। तो देखो भैया पहले आसियान समझ लेते हैं। आसियान क्या है, ये सारे देश आपको 10 दिख रहे होंगे, साउथ ईस्ट एशियन बोला जाता है, और बेसिकली आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया में, भारत के आप साउथ ईस्ट वाले, भारत जो है आपका साउथ एशिया में आता है, ध्यान से सुनना, भारत आपका साउथ एशिया में आता है, और साउथ ईस्ट एशिया के ये पार्ट हैं। जो 10 नेशन दिख रहे हैं ना, अभी कितने हैं, 10 नहीं है, 10 + 1, ध्यान रखना 11 हो चुके हैं। ये 10 कौन से हैं, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सभी आपको देखो, आपको पता होना चाहिए कि 10 देश कौन से हैं, और 10 के साथ 11वां कौन सा है भाई, 2022 में आपका 11वां आसियान का सदस्य बना है। ये इंडोनेशिया दिख रहा है, ये नीचे का पार्ट, इंडोनेशिया के ही ईस्ट में चले जाओगे थोड़ा सा, तो यहां एक देश नजर आएगा, ईस्ट तिमोर। क्या नाम है भाई,
ईस्ट तिमोर नाम है, ये 11वां जो है आपका आसियान का सदस्य बना हुआ है। तो वर्तमान में कोई आपसे पूछे कि आसियान में कितने मेंबर हैं, तो 11 मेंबर हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यूपीपीसीएस के ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र आता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक कहां पर है? बोले ये देखो थाईलैंड दिख रहा है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है। इसके पश्चात ही 1967 में ये आसियान जो संगठन है, ये बेसिकली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है, क्योंकि यह साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होता है। क्लियर? तभी इसको एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये जो आसियान है, आसियान की स्थापना बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद 1967 में होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ध्यान से सुनना, इसका मुख्यालय जो है आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ये इंडोनेशिया, नीचे आपको देश ये दिख रहा होगा, इसका जकार्ता इसकी राजधानी है। यहीं पर इस आसियान संगठन का मुख्यालय बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हो गई इस संगठन से संबंधित। अब आसियान को लेकर के जब शुरुआती दौर था, तो शुरुआती दौर में भारत का देखो दृष्टिकोण यह था कि देखो यार, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन तक ही सीमित है, तो हम क्यों इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। लेकिन आगे चल करके भारत के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई जिसका नाम था क्या नाम था? लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या नाम था? लुक ईस्ट पॉलिसी। ध्यान रखना, 90 के दशक में ये आती है पॉलिसी। बोले पूर्व के देशों की ओर देखने की जरूरत भी है, तो भारत के लिए तो ये सारे के सारे पूर्वी क्षेत्र में ही मौजूद है ना। तो इसीलिए लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत ये जितने साउथ ईस्ट एशियन के कंट्री हैं, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत की पॉलिसी के लिए। ठीक है, अब बोले इसलिए लुक ईस्ट पॉलिसी लाई जाती है। आगे चलकर जब सरकार बदलती है 2014 में, भाजपा की सरकार आती है, तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर देती है। ये बैकग्राउंड समझना इसलिए जरूरी है, तभी आपको ये दोनों यात्राएं जो हुई हैं अभी प्रधानमंत्री जी की, ये समझ में आ जाएंगी इजीली, आप सबसे क्वेश्चंस निकाल ले जाओगे। अब देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके आगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जाती है। अब इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आसियान के ही सारे के सारे ये संगठन के ये समूह सारे मेंबर हैं। अब इन मेंबर्स के साथ संबंध हमारे आसियान पर जैसे संबंध रहेंगे उस पर निर्भर करता है। इसी के चलते एक घटना और हो जाती है। देखो, आसियान में आप सभी ने सुना होगा आरसीईपी, है ना, अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। होता क्या है, आसियान के सारे देश, जो भी देश देखो इसके साथ, इन देशों के साथ समझौता करेंगे या आसियान के साथ समझौता करेंगे, तो उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा, मुक्त व्यापार समझौता जैसा एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इस पर भारत के साथ विवाद हो जाता है। इसलिए बताया इसको, क्योंकि भारत कहता है कि इसका हिस्सा चीन भी है, आरसीईपी का हिस्सा चीन भी है। अब चीन अगर रहेगा तो प्रभुत्व उसका इस आरसीईपी में उसी का ज्यादा दिखाई देगा, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा। हम क्या है, हम एक इंपोर्ट कंट्री के रूप में यहां नजर आएंगे, तो हमारे जो ट्रेड को है ये नुकसान होगा। ये भारत का तर्क था। इस संदर्भ में आरसीईपी का हिस्सा भारत नहीं बनता है। जैसे भी यह नहीं बनेगा, आसियान के साथ संबंध जो है थोड़े से खराब होते दिखाई देंगे, और चाइना की नजदीकियां आसियान देशों से बढ़ती हुई नजर आएंगी। साथ ही आपने ये भी देखा होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहां पर चाइना के द्वारा शुरू भी किया गया है इस क्षेत्र में। ठीक है, ये चलाया ही जा रहा है पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। ठीक, आप समझे। अब आसियान से रिलेटेड जितना बैकग्राउंड था वो समझ में आ गया। अब बैकग्राउंड के चलते ही आसियान के दो महत्वपूर्ण देश हैं जहां सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री जी के द्वारा यात्रा की जाती है। पहला है आपका ब्रुनोई, और ब्रुनोई इसमें मैप में भी देख लेना है, ब्रुनोई कहां पर है भाई, ये छोटा सा देश, ध्यान से देखो, साफ कर दें इसको, फिर देखो ध्यान से देखना ब्रुनोई, और हम अभी देखने जा रहे हैं ब्रुनोई के बारे में। तो ब्रुनोई कहां पर है, ये छोटा सा देश, ये देखो ध्यान से, ये छोटा सा देश जो है ये ब्रुनोई है। और ये कहां पर है, ये मलेशिया का ही देखो एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रुनोई में भी मले जो भाषा बोलने वाले लोग हैं यही रहते हैं, लेकिन यह मलेशिया का पार्ट नहीं बना, ये एक अपना इंडिपेंडेंट एक कंट्री है ब्रुनोई। तो ब्रुनोई की ही यात्रा की गई। पहले देखो ब्रुनोई जाएंगे, ब्रुनोई के बाद फिर वो सिंगापुर जाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो ब्रुनोई जैसे ही पहुंचते हैं, तो यहां जानकारी रखनी है कि ब्रुनोई जाने वाले ये क्या है, पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अगर देखा जाए तो ब्रुनोई के लिए यह पहली जो है द्विपक्षीय यात्रा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये फैक्ट क्लियर हुआ यहां से। और साथ ही क्या बताया था कि जितने ये कंट्री हैं जहां जहां पिछले 1 वर्षों में यात्राएं की गई हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट आपको निकाल के एक लिस्ट बना लेनी है। जैसे यहां जो ब्रुनोई के सुल्तान है हाजी हसनल बोलकिया, क्या नाम है, हाजी हसनल बोलकिया, ये हेड ऑफ स्टेट है, यहाँ के सुल्तान है, इनको लिख लेना है ब्रुनोई के आगे। अब ब्रुनोई की कैपिटल आपको बतानी है, खैर यहाँ दी हुई है, जो बांदेर शेरी बेगावान है ये ब्रुनोई की कैपिटल है। तो मोदी जी जैसे ही आपके ब्रुनोई पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम ये कहां जाते हैं, ब्रुनोई की ही कैपिटल जो बांदेर शेरी बेगावान है, यहां पर मस्जिद है उमर अली शैफुद्दीन मस्जिद। क्या नाम है, उमर अली शैफुद्दीन मस्जिद। ये ब्रुनोई के ही पहले सुल्तान रहते हैं, तो इन्हीं के नाम से यह मस्जिद निर्माण, बहुत बड़ी मस्जिद है, ब्रुनोई की विशालकाय मस्जिद है। यहां पर जाकर के
ये सबसे पहले विजिट करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कहां पहुंचते हैं? इस उमर अली शैफुद्दीन मस्जिद में पहुंचते हैं, और ये कहां पर है? ब्रुनोई में है। अब ब्रुनोई से संबंधित देखो हमारी न्यूज क्लियर, आसियान का हिस्सा है तो आसियान क्लियर, और दूसरी बात क्या है, इसके हेड ऑफ स्टेट और ब्रुनोई की कैपिटल क्लियर हो गई। तो ऐसे ही इतने ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करनी होती, कलेक्ट करनी होती है, जिससे एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा ना, वो इजीली आप टैकल कर लोगे। साथ ही साथ एक घोषणा और की जाती है यहां पर कि ब्रुनोई की कैपिटल से, क्या नाम है, बांदर शेरी बेगावान, यहां से चेन्नई के लिए, ये तो कैपिटल है ब्रुनोई की, लेकिन भारत का ही एक शहर है चेन्नई, जहां के लिए एक डायरेक्ट फ्लाइट प्रारंभ की जाएगी। समझ में आया? तो ब्रुनोई से संबंधित इतना ही फैक्ट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। दूसरा देश कौन सा होता है? सिंगापुर। अब देखो यहां से प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं सिंगापुर। अब सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। हेड ऑफ स्टेट तो आपको याद ही रखना है, हेड ऑफ स्टेट में पहले सिंगापुर के यहां पर प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो सिंगापुर के हेड ऑफ स्टेट हमने देखे। अब सिंगापुर के हेड ऑफ स्टेट, साथ ही सिंगापुर की कैपिटल, बोले ना बार बार, देखो याद दिला रहा हूं आपको, बार बार याद इसलिए दिला रहा हूं भैया, एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा, श्योर बात है। अब सिंगापुर जैसे ही प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, तो सबसे पहले वो देखेंगे यार, सिंगापुर एक हमारा बड़ा व्यापारिक भागीदार है, बड़ा ट्रेड पार्टनर है। कैसा? आपको पता होना चाहिए, छठवां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हमारा सिंगापुर है। साथ ही साथ एफडीआई भी बड़ी मात्रा में प्राप्त करता है, और सिंगापुर के बारे में आपको यह पता होना चाहिए, एक छोटा सा देश है और बड़ी मात्रा में एफडीआई प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि इसके यहाँ की जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, जैसे हम अपने यहाँ पर एसईजेड चलाते हैं ना, एसईजेड जैसी व्यवस्था बहुत टाइम से इसने अपने यहाँ पर कर रखी है, और इसी कारण से सिंगापुर जैसे कंट्री क्या है, टैक्स हेवन कंट्री के रूप में बहुत मिनिमम टैक्स देखिए लगाते हैं, जिस कारण से सभी कंपनियां, सभी बड़े बड़े निवेशक कहां निवेश करना चाहेंगे? जहां उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। तो इसी पॉलिसी के तहत ऐसी ही सारी आर्थिक जो नीतियां हैं लागू की गई सिंगापुर में, जिस कारण से ज्यादा निवेश प्राप्त कर सका। ये बहुत ब्रीफ में चीजें समझाने की कोशिश है। इसके चलते भारत के द्वारा, देखो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सिंगापुर की यात्रा की जाती है। अब इस सिंगापुर की यात्रा में कुछ देखो एमओयू होते हैं। एमओयू क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोनों देशों के बीच में जो समझौते होते हैं उसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एमओयू के रूप में जाना जाता है। अब यहां पर जो होता है, 4 प्रमुख समझौते होते हैं, जिसमें देखो ज्यादातर देश क्या होंगे? डिजिटल, शैक्षिक, स्वास्थ्य, इसको लेकर के मैक्सिमम समझौते होंगे देशों के साथ। तो यहां से प्रश्न भी नहीं बनेगा, ये मेंस में काम आएगा अपने लिए। लेकिन प्रश्न जहां से बनेगा वो बनेगा ये जो भारत सिंगापुर अर्धचालक इकोसिस्टम जो पार्टनरशिप हुई है ना, जो इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप हुई है, सेमीकंडक्टर को लेकर के। अब सेमीकंडक्टर को लेकर के थोड़ी कहानी समझ लो। जैसे अगर सप्लाई चेन का 70% हमने कल डिस्कस किया था, या परसों वाले वीडियो में, कि 70% जो हिस्सा रखते हैं चाइना, सिंगापुर और ताइवान, ये 3 ही देश हैं जो 70% सप्लाई चेन का हिस्सा रखते हैं। किसमें किसमें? सेमीकंडक्टर में। और सेमीकंडक्टर की जो चिप होती है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप देख रहे हो, उन सबका एक महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसके माध्यम से ही वो डिवाइस, उसके बिना क्या हो जाएंगी? उसके बिना वो डिवाइसेस सारी यूजलेस हो जाएंगी। तो बोले देखो, अब इसको किसी ना किसी तरीके से अपने यहां पर क्या करना पड़ेगा? अपने यहां पर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। सिंगापुर की जो बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो मोदी जी इसी संदर्भ में कहां पहुंचते हैं? वहां पहुंचते हैं वो एईएम कंपनी के पास में। एईएम कंपनी क्या है भाई? एईएम कंपनी जो है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र से जुड़ी हुई सिंगापुर की एक अग्रणी कंपनी है। तो इस कंपनी के पास जाएंगे और भारत के सेमीकॉन इंडिया के बारे में वहां बताएंगे, है ना, चर्चा करेंगे। किस बारे में बताएंगे? हम सेमीकॉन इंडिया के बारे में हम जानते हैं, हमने पिछला वीडियो देखा हुआ है, नहीं देखा है तो नहीं जानते होगे। देखो सेमीकॉन इंडिया, चूंकि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चिप बनाने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। कई यूनिट्स, कितनी यूनिट्स? 5 यूनिट्स लग चुकी हैं, है ना। गुजरात में लगाई गई थी, असम में लगाई गई थी, याद है कि नहीं? मोढेरा में, है ना, मोढेरा में पहली सेमीकंडक्टर की यूनिट लगाई गई थी। पिछला वीडियो देखा होगा, सब रिवाइज हो रहा होगा। अब बोले देखो, इसी संदर्भ में मोदी जी सिंगापुर पहुंचेंगे। बोले अच्छा पोटेंशियल लगता है सिंगापुर, तो क्यों ना यहाँ की जो बड़ी कंपनी है इसको अपने यहाँ पर लाया जाए। अब क्यों लाएंगे? क्योंकि हम यार जो चिप अभी बना रहे हैं, टाटा के द्वारा जो चिप बनाई जाएगी ना, बहुत छोटे आकार की चिप नहीं बनाई जाएगी, यानी कि बहुत एडवांस लेवल की हम चिप नहीं बनाएंगे। अभी क्या है, हम 25 नैनोमीटर या 20 नैनोमीटर से ऊपर की चिप सारी बनाएंगे। और जबकि जो एडवांस लेवल की चिप होती है, बहुत छोटी छोटी चिप, 5 नैनोमीटर तक की चिप होती है। ये देखो जो सिंगापुर, ताइवान, इन जगहों पर या अमेरिका जैसी जगहों पर ये कंपनियां बनाती हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे इंटेल हो गई आपकी, ये सारी आप परिचित हो गए इनसे। अब यहां जानते हैं कि सेमीकॉन इंडिया के बारे में बताया, और ये बोले मोदी जी कि देखो यार 11 से 13 सितंबर में बातचीत, समझो ऐसे हो रही है, 11 से 13 सितंबर में हमारे ग्रेटर नोएडा में, कहां पर? ग्रेटर नोएडा में देखो एक प्रदर्शनी होने वाली है। वहां पर आओ आप और जानो, भारत की क्षमताओं के बारे में समझो। भारत भी एक पोटेंशियल लगता है, आओ यहां पर निवेश करो। और सेमीकॉम, जो सेमी
कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर संबंधी कोई यूनिट आप स्टेब्लिश करो यहाँ पर, और यहीं पर भारत चिप बनाने के लिए देखो लगातार ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। ये सारी बात होती है यहाँ पर। तो सेमिकॉन इंडिया कहां पर होने वाली, उसकी प्रदर्शनी ग्रेटर नोएडा में और सिंगापुर में जाकर के जो एईएम वहां की अग्रणी कंपनी है, इसको वहां पर बोलेंगे, आमंत्रित करेंगे अपने यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया के लिए। ये महत्वपूर्ण था समझौता, चौथा वाला सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसकी चर्चा अच्छे से थोड़ा डिटेल से कर दी। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत का पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र, क्या नाम है, तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र कहां पर खोला जाएगा, सिंगापुर में खोला जाएगा। अब तिरुवल्लुर आ गया है तो यहां पर तिरुकुराल के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तिरुकुराल क्या है भाई, इतना तो पता होना चाहिए। तिरुकुराल क्या है, अगर आपने संगम साहित्य पढ़ा होगा, संगम साहित्य पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 3 बैठकें होती हैं संगम युग में, 3 बैठकें, वो भी पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 बैठकें होती हैं, इन ब्रीफ समझ लो एकदम। ये हालांकि आपने पढ़ रखा होगा। तो 3 बैठकें हुई यहां पर, जिसमें दूसरी बैठक कुछ महत्वपूर्ण तमिल साहित्य, ये एक किंवदंती है तमिल लोगों के बीच में, यह किंवदंती है कि कई 100 साल लग गए इस तमिल साहित्य की रचना करने में। उसी तमिल साहित्य में जैसे तुलक्का पियर हुआ, है ना, तुलक्का पियम हो गया आपका, उसी में आपका निकल कर आता है तिरुकुराल। और तिरुकुराल जो है आपका तीसरी संगम में, 3 संगम होती हैं, तो जो तीसरी वाली संगम होती है, उस तीसरी संगम में इस तिरुकुराल की रचना होती है। इसे बाइबिल ऑफ तमिल साहित्य भी बोला जाता है, यानी कि तमिल साहित्य का इसको बाइबिल भी बोला जाता है। और कौन सी पुस्तक, तिरुकुराल, और रचनाकार कौन थे, तिरुवल्लुर। ठीक है, समझना ध्यान से। तो अब इन्हीं के संदर्भ में भारत का पहला सांस्कृतिक जो तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र है, यहां कहां पर खोला जा रहा है, सिंगापुर में खोला जा रहा है। क्लियर हो गया ये न्यूज, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रुनोई देख लिया हमने, सिंगापुर देख लिया, अगला देश कौन सा है भाई, अगला देश है आपका भारत और यूक्रेन। अब भारत और यूक्रेन के बारे में समझना है तो यहां पोलैंड के बारे में भी साथ में समझना पड़ेगा। बोलोगे क्यों, है ना, पोलैंड के बारे में क्यों पढ़े, पहले जानो क्यों पढ़े। देखो यूक्रेन और रूस इस समय युद्ध में उलझे हुए हैं, है ना। अब यूक्रेन का दौरा कब किया जाता है, अगस्त में यूक्रेन का दौरा किया जाता है। बोले अगस्त से पहले, अभी हम न्यूज देखेंगे जुलाई की, जुलाई में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कहां जाते हैं, वो रूस जाते हैं। तो बहुत आलोचना भी की जाती है उनकी रूस यात्रा की, लेकिन कुछ समय बाद ही प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंच जाते हैं, तो सारी आलोचना धरी की धरी रह जाती है। तो भारत ही ऐसा देश है जिसकी जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन है, जो उसके जियोपॉलिटिकल मूव्स हैं, वो समझ में नहीं आते हैं अच्छों को। तो एक तरफ वो रूस भी जा रहा है, वहां भी गले लगा रहा है व्लादिमीर पुतिन को, एक तरफ वो यूक्रेन जा रहा है, वहां जेलेंस्की को भी वो भारत क्या कर रहा है, गले लगा रहा है। तो इसकी जो बायलैटरल ये समझ लो रिलेशन है, या भारत की जो नीतियां हैं, वो इजीली इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है इन वेस्टर्न कंट्रीज को। ठीक, अब देखो होता क्या है यहाँ पर, यहाँ की न्यूज अभी करंट की हम समझते हैं। तो पोलैंड से जुड़ी हुई क्यों है, क्योंकि अभी यूक्रेन का जो हवाई क्षेत्र है, यहाँ लगातार देखो हमले हो रहे हैं, है ना, रूस के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, यूक्रेन भी लगातार हमले कर रहा है। तो यह इतना सेफ था नहीं यहाँ पर प्लेन ले जाना। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो प्लेन है वो कहां पर उतरता है, प्रधानमंत्री जी का जो प्लेन उतरता है वो पोलैंड में उतरता है। पोलैंड की धरती पर प्रधानमंत्री जी का प्लेन उतरता है। और यही इसी के साथ 45 वर्षों में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 45 वर्षों में पोलैंड की यात्रा करने वाले कोई प्रधानमंत्री बने हैं, पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, पहले नहीं बने हैं, यानी कि 45 सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां पोलैंड पहुंचा हुआ है। ऐसे समझो इसको, इस न्यूज को इसी हेडलाइन के साथ कवर किया गया था। तो कितने वर्षों के बाद, 45 वर्षों के बाद पोलैंड की यात्रा की है। तो ये हेडलाइन के साथ न्यूज कवर थी, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है न्यूज। अब जैसे ही पोलैंड भैया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री जी, आप तो जानते ही हो कि वहां से खोज के निकाल लाते हैं कि जो भारत से जुड़े हुए कुछ अगर कहीं पर स्थान है, कोई नागरिक भारतीय नागरिकों से जुड़े हुए, जो देखिए जो भारतीय मूल के निवासी प्रधानमंत्री जी को सुनने कौन आएगा, भारतीय मूल के जो निवासी हैं। तो जैसे ही भारत से जुड़ी हुई कोई घटनाक्रम के बारे में वहां चर्चा की जाएगी, वो भावुक हो जाएंगे, है ना, यही काम तो किया जाता है। तो इसी संदर्भ में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण चर्चाएं की। पहली चर्चा उन्होंने की किसकी, महाराजा की, डोबरी महाराजा स्मारक। और डोबरी महाराजा स्मारक कौन है, इन्होंने बोला देखो ये जो महाराजा थे, इनका नाम क्या था, रणजीत सिंह जी जडेजा। रणजीत सिंह जडेजा के बारे में बताते हैं कि ये महाराज जो है गुड महाराजा के रूप में अभी भी जाने जाते हैं। पोलैंड में इनकी बहुत इज्जत है वहां पर। बोले एनआरआई लोगों ने पूछा क्यों, हालांकि पता होगा, पूछा नहीं, तो उन्होंने बोला क्यों, बोले देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और पोलैंड को घेरा जा रहा था, पोलैंड पर लगातार आक्रमण हो रहे थे, तो ये गुड महाराजा जो थे ना, ये गुड महाराजा इन्होंने 1000 बच्चों को और महिलाओं को शरण प्रदान की थी अपने यहाँ पर, इसीलिए पोलैंड के निवासियों के द्वारा इनकी इज्जत बहुत की जाती है। क्लियर। इसी संदर्भ में बोलेंगे हम एक काम और करने जा रहे हैं। बोले क्या, बोले देखो जाम साहब जो स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम हम चालू करेंगे। बोले ये क्या है, बोले देखो जाम साहब मेमोरियल जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। यूथ एक्सचेंज क्या है, यूथ एक्सचेंज का मतलब है कि हम 20 जो है
पोलैंड के युवाओं को भारत में आमंत्रित करेंगे। ये इनिशिएटिव किस लिए है? ये इनिशिएटिव है बेसिकली यूथ एक्सचेंज के लिए, यानी कि 20 युवा पोलैंड के आएंगे और भारत में वो उनको आमंत्रित किया जाता है इस कार्यक्रम के तहत। क्लियर? ये घोषणाएं मोदी जी के द्वारा यहां पर की गई पोलैंड में खड़े होकर। दूसरा भैया कोल्हापुर स्मारक के बारे में बताया इन्होंने, तो इन्होंने कहा ये भी देखो सेकेंड वर्ल्ड वार से जुड़ा हुआ है वार्षा में। अब कोल्हापुर रियासत के लोगों ने क्या किया था? वेलविडे में यहां लोगों को शरण दी थी। यहां पर भी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कोल्हापुर रियासत के लोगों के द्वारा भी यहां वेलविडे में क्या किया गया था? शरण दी गई थी पोलैंड के निवासियों को। तो इसकी भी इज्जत है अपनी अलग ही कोल्हापुर रियासत की। तो कोल्हापुर स्मारक जाएंगे मोदी जी। और दूसरी चर्चा कौन सी? गुड़ महाराजा वाली जो चर्चा है ये करेंगे। तीसरी चर्चा करेंगे ये मोंटे कैसिनो वार के बारे में। देखो मोंटे कैसिनो जो है ये इटली में एक जगह है, ठीक है। अब इटली में सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की घटना है ये। इस समय इटली में पोलैंड और भारत बेसिकली कैसे शामिल हो गया? भारत उस समय किसका निवेश था भैया? ब्रिटेन का निवेश था। तो ब्रिटेन किसके साथ खड़ा हुआ था? पोलैंड के साथ खड़ा हुआ था। तो बोले भारत जो है, और भारत बेसिकली भारत से कौन जाएगा? भारत के सैनिक ही तो जाएंगे, है ना। जो ब्रिटेन की ओर से भारत के सैनिक पहुंचेंगे। तो भारत के सैनिकों ने और पोलैंड के सैनिकों ने मिलकर यहां पर युद्ध किया था। और वो युद्ध कौन सा था? मोंटे कैसिनो का युद्ध। तो मोंटे कैसिनो युद्ध को ही याद करते हुए जो स्मारक बना हुआ है मोंटे कैसिनो स्मारक, जानते हो कि नहीं तुम यहां पर? तो बोले हाँ जानते हैं भाई सारे लोगों ने कहा। ये 3 चर्चाएं की प्रधानमंत्री जी ने जब पोलैंड की यात्रा पर पहुंचे। क्लियर? तो ये महत्वपूर्ण है, तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किस देश से संबंधित है? पोलैंड से संबंधित है। और पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा है। और पोलैंड की हेड ऑफ स्टेट कौन है? ये आपको लिस्ट बनानी है भाई। अब इसके बाद फिर पहुंचते हैं यूक्रेन। और यूक्रेन कैसे जाते हैं? यूक्रेन बाई फ्लाइट तो जाएंगे नहीं। अगर बाई फ्लाइट जाना होता तो यूक्रेन में ही जहाज उतारते अपना, है ना। तो कैसे पहुंचेंगे? तो यूक्रेन जाएंगे भैया रेल फोर्स 1 नामक एक ट्रेन के माध्यम से। क्या नाम था ट्रेन का? अब आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गई ये ट्रेन। कौन सी ट्रेन है? रेल फोर्स 1। रेल फोर्स 1 ट्रेन पकड़ेंगे और यहां से पोलैंड से सीधे पहुंचेंगे कहां पर? यूक्रेन पहुंचेंगे, ठीक है। अब यूक्रेन पहुंचते हैं तो जेलेंस्की वहां पर मिलेंगे। अब जेलेंस्की ये समझ लो आप, दोनों देशों के बीच में यह पहली किसी प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा है। अब यूक्रेन देखो यार, यूक्रेन कब बना हुआ था? आपसे अगर पूछा जाए यूक्रेन देश का निर्माण कब होता है, तो अभी इसके पहले तक देखो यूएसएसआर का ही हिस्सा था यूक्रेन। अभी युद्ध भी तो इसीलिए छिड़ा हुआ है ना, कुछ क्षेत्र को लेकर के। बाकी क्रीमिया को लेकर के युद्ध हो चुका है 2014 में एक बार, जो यूक्रेन का पहले हिस्सा हुआ करता था। अभी वो रशिया के अधिकार में है, ठीक है। अभी यूक्रेन पर पुनः से हमला किया गया रूस के द्वारा, और कुछ अपने विशेष क्षेत्रों के। उसके पीछे भी रीजन क्या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिसोर्सेस के दृष्टिकोण से रूस वह क्षेत्र चाहता है, ठीक है। अब ये रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अब चूंकि यूक्रेन का ही एक हिस्सा था, सॉरी यूएसएसआर का ही एक हिस्सा था यूक्रेन, ठीक है। अब 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो वहीं से यूक्रेन आता है आपका। यूक्रेन का निर्माण कहां? 1992 में होता है। अब 1992 के बाद से अगर कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यह यात्रा है, तो जहां बोला था ना, जहां कोई पहली कोई यात्रा होगी या 75 वर्ष, याद रखना, जैसे 40 वर्ष 50 वर्ष, सॉरी 40-60 ऐसे वर्ष पूरे हो रहे होंगे ना, ज्यादा चांसेस नहीं है क्वेश्चन बनने के। क्वेश्चन बनने के वहां चांस होते हैं जब कोई पहली यात्रा हो, या फिर 75 साल पूरे हो रहे हो, 50 साल पूरे हो रहे हो। क्लियर? तो वहां पर ज्यादा क्वेश्चन बनने की गुंजाइश हो जाती है। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा जो साइंटिफिकली होता है ना, कि थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगा करके भी कौन सा तथ्य हमारे लिए जरूरी है, ये समझने की कोशिश किया करो। अब देखो, जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहली यहां यूक्रेन यात्रा की जाएगी, और जो पीछे क्रिटिसाइज किया गया रूस यात्रा जब की गई, अभी हम रूस यात्रा भी करेंगे। रूस यात्रा हो चुकी है, क्योंकि हम लेटेस्ट एकदम यात्राओं के साथ पीछे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यूक्रेन पहुंचे तो सारा पीछे गिला शिकवा दूर हो जाता है, और जेलेंस्की मोदी जी को गले लगाते हैं। गले लगाने के साथ में यहां से कुछ न्यूज, कुछ फैक्ट जो महत्वपूर्ण है वो समझो। गले लगाते हैं तो फिर यहां पर मोदी जी कहेंगे चलो अच्छा गले लगा रहे हो तो तुमको हम कुछ गिफ्ट देते हैं। बोले क्या गिफ्ट दे रहे हो? गिफ्ट कहेंगे ये भीष्म क्यूब। ये क्या है? ये कैसा क्यूब है? देखो भीष्म क्यूब जो है ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। बोले ये किस लिए दे रहे हो? देखो, कह रहे यार लगातार देखो रूस से तुम्हारा युद्ध हो रहा है और तुम्हारे सैनिक घायल हो रहे हैं, और तुमको वहीं पर तुरंत तुरंत त्वरित त्वरित क्या है, आपको चिकित्सा की जरूरत है। तो बस ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब हमने बनाया है, और ये आपको मिलेगा। ये आप अपने सैनिकों को तुरंत चिकित्सा दो, त्वरित चिकित्सा दो, वहीं पर मिल सकेगी। इसका हमने अपने यहाँ पर घटनासार में क्या किया था, देखा था हमने। आगरा में इसका सफल प्रक्षेपण होता है, प्रक्षेपण बोल रहा हूं, सफल परीक्षण किया जाता है इसका भीष्म पोर्टेबल का, ठीक है। और साथ ही साथ इसका यूज भी किया गया। कब यूज किया गया था? जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है जनवरी में, तो वहां पर 2 भीष्म जो ये
क्यूब हॉस्पिटल हैं या पोर्टेबल हॉस्पिटल हैं, ये वहां पर एक्टिव रहते हैं। जैसे कोई घटना होती है या किसी को चिकित्सा की जरूरत होती है तो वहां इनको एक्टिव रखा जाता है। ठीक, क्लियर। तो अयोध्या में देखो इसको इसका यूज भी किया गया, यूज क्या वहां पर रखा भी गया, और उसके पहले आगरा में इसको क्या किया गया था, इसका सफल परीक्षण किया गया था। वही जाकर के प्रधानमंत्री जी ने जब यूक्रेन की यात्रा की तो 4 भीष्म क्यूब प्रदान किए। समझ में आया जेलेंस्की जी को भी समझ में आ गया होगा। और ये हिस्सा किसका है, देखो ये हिस्सा आरोग्य मैत्री योजना का है। आरोग्य मैत्री योजना को समझना है तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को समझना पड़ेगा। देखो समझो यार, भारत के नेतृत्व में वॉइस ऑफ ग्लोबल जो साउथ समिट है, ग्लोबल साउथ समझ रहे हो, जो साउथ है ना दक्षिणी एशिया, तो ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है तो वहां पर दक्षिण अमेरिका भी आ जाता है, अफ्रीका का क्षेत्र भी आ जाता है, भारत का क्षेत्र भी आ जाता है। यहाँ चीन और पाकिस्तान को बाहर रखा जाता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ से। ठीक है, चीन को काउंटर करने के लिए समझ लीजिएगा ये समिट आपकी रहती है। अब इस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भारत एक लीडर के रूप में उभर कर आ रहा है। वो भी लीडर कैसा, एक सॉफ्ट ये समझो सॉफ्ट पावर के रूप में भारत अपनी छवि को स्थापित करना चाहता है। अब सॉफ्ट पावर के संदर्भ में वॉइस ऑफ साउथ ग्लोबल साउथ समिति में तीसरी समिति में ही ये घोषणा की गई कि हम एक आरोग्य मैत्री योजना लेकर आएंगे। जैसे हमने वैक्सीन मैत्री चलाई थी ना कि सभी को वैक्सीन की हेल्प करेंगे जितने आसपास हमारे विकासशील देश हैं, वैसे आरोग्य मैत्री में कहीं पर मानव आपदा आती है, कहीं प्राकृतिक आपदा आती है, इसमें विकासशील देशों के लिए जो जरूरी चिकित्सकीय आपूर्ति होंगी, जो सप्लाई होंगी मेडिसिन संबंधी, वो सारी की सारी भारत के द्वारा मुहैया कराई जाएंगी। इसी संदर्भ में योजना आपकी आती है आरोग्य मैत्री। कब आती है भाई, तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में। ठीक, क्लियर। तो यहां से ही भीष्म क्यूब आता है आपका, ये देखो उसी के तहत एक बढ़िया कदम है भीष्म क्यूब जो यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया है। फिर कुछ न्यूज और तथ्य दिए हुए हैं वो समझ लो। जैसे यहां दिया हुआ है कि जो ऑपरेशन गंगा है, तो जो भारत के द्वारा यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को बाहर लाने के लिए जो अभियान ऑपरेशन किया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ये तो पढ़ा होगा आप सभी ने, क्लियर। इसके बाद एक न्यूज और दी हुई है, क्या है भाई, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। इसको समझ लो, बहुत आसान है, इसकी कहानी समझ लो, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो भैया, घटनासार में हमने पढ़ा है, ये फैक्ट कहां पढ़ा हुआ है, घटनासार में पढ़ा हुआ है। क्या फैक्ट था वहां पर कि यूक्रेन में शांति व्यवस्था स्थापित हो, इसलिए आपका जो शिखर सम्मेलन होता है वो कहां पर होता है, तो ये जो समिट ऑन पीस हुई थी ये स्विट्जरलैंड में हुई थी। समझो, ध्यान से समझो, ये असफल क्यों हो गई। ये असफल इसलिए हो गई क्योंकि यहां पर रूस को बुलाया ही नहीं गया। बोले शांति चाहते हो, रूस यूक्रेन का युद्ध है और जो दूसरा पक्ष है उसको आप शामिल ही नहीं करोगे, कैसे सफल हो जाएगी, नहीं सफल होगी। तो भारत के द्वारा भी इसको इग्नोर कर दिया गया था। फिर जैसे ही प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं यूक्रेन में, जेलेंस्की जी कहेंगे कि भैया अब दूसरी यूक्रेन शांति सम्मेलन करो, इस क्षेत्र में हमें शांति चाहिए। और वो भारत से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि इस बार जो होस्ट किया जाए किसके द्वारा किया जाए, भारत के द्वारा किया जाए, और रूस को भी शामिल करने की बात करेंगे। ठीक है, ताकि इस क्षेत्र में रूस यूक्रेन जो वार में उलझा हुआ है, जो दोनों देश उलझे हुए हैं, वहां उस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके। क्लियर, सारी न्यूज यहां से क्लियर हो गई। अब अच्छे से पढ़ना, जितना फैक्ट है वो सब आपको याद हो जाएगा क्योंकि आपने कहानी पूरी समझ ली इसके पीछे की। अगली न्यूज किससे संबंधित है भाई, अगली न्यूज देखो संबंधित है आपकी भारत और मलेशिया। यहां जानो, भारत मलेशिया आ गया, भारत वियतनाम आ गया। ये दोनों देश किसके हिस्से हैं, आसियान के हिस्से हैं। इसीलिए तो भैया आसियान बताया, क्योंकि पिछले जो 1 वर्षों में 4 देश तो ऐसे ही हैं जो आसियान के एक सदस्य हैं। तो देखो भारत मलेशिया के बारे में कहानी समझ लो। भारत मलेशिया एक फ्रेंडली नेशन, मलेशिया का भारत का एक फ्रेंडली नेशन के रूप में भी रहा है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में जब कश्मीर का मुद्दा होता है, 370 जब रिमूव की जाती है, तो उसके बाद मलेशिया के जो हेड होते हैं, हेड ऑफ मलेशिया होते हैं, वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके चलते भारत और मलेशिया के संबंध थोड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन अभी हालिया में जो वहां के हेड ऑफ स्टेट हैं, अनवर बिन इब्राहिम, क्या नाम है भाई, अनवर बिन इब्राहिम, इनके द्वारा दोबारा से फ्रेंडली रिलेशन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर, तो हेड ऑफ स्टेट जरूरी है जानना, और साथ ही मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, है ना, ये भी पता होना चाहिए। अब यहां बात करते हैं मलेशिया के साथ में। देखो मलेशिया के साथ में अभी कुछ न्यूज जो फैक्ट आपके हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर बिन इब्राहिम, ये भारत आते हैं, और जब भारत की यात्रा पर आएंगे तो कुछ घोषणाएं की जाएंगी इनके द्वारा महत्वपूर्ण। पहली घोषणा इनकी देखो ये है कि कुछ देखो घोषणाएं बहुत सारी होंगी, लेकिन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या जरूरी है, क्या पूछी जा सकती हैं, वो यहां पर समझ लो। जैसे यहां पर एक घोषणा की गई कि हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक हिस्सा बनेंगे। अब आपके लिए ये जरूरी हो गया जानना कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, दूसरा कौन सा देश इसका सदस्य बनने की घोषणा कर रहा है। तो मलेशिया, आपने इसका आंसर तो दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये बिग कैट अलायंस है क्या, भारत में आकर के घोषणा क्यों की जा रही है, क्योंकि भैया ये शुरू ही किसके द्वारा किया गया 2023 में, भारत के द्वारा, भारत के नेतृत्व में ही यह अलायंस बना हुआ है। ये करेगा क्या, ये 7 जो बिग कैट हैं, ध्यान से सुनना, 7 बिग कैट कौन सी हैं। देखो जो वंश, बेसिकली जो वंश होता है वो सेम होता है सभी का, और
बिल्ली का हो वो भी पैंथोरा का है, और चाहे चीता का हो शेर का भी पैंथोरा का है, लेकिन ये आकार में बड़ी होती है इसीलिए इन्हें बिग कैट बोल दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब कौन सी 7 हैं, देखो शेर हो गया, चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, इसके अलावा आपका जगुआर हो गया, ठीक, ये सब क्या है आपकी, ये 7 जो है इस तरीके की बिग कैट हैं जिनको प्रोटेक्ट करते हुए, जिनका संरक्षण करते हुए ये एक अलायंस बनाया गया है। अब बोले इसी अलायंस का ही हिस्सा बनेगा मलेशिया, ये घोषणा की गई है। क्लियर हो गया, ये न्यूज क्लियर, ये जो दी हुई है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, इन्वायरमेंट में यहां से क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम देखो बिग कैट से संबंधित प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं, किस वर्ष 1973 में, वर्ष याद रखना, वर्ष पूछता है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चला रहे हैं किस वर्ष, 2009 में। प्रोजेक्ट हमने चीता चालू किया है 2022 में, सब याद है कि नहीं, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, है ना, ये बिग कैट वाले तो अब जरूर याद कर लेना। बाकी और भी प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट एनवायरमेंट की क्लास में बहुत अच्छे से हमने किया हुआ था। यहाँ केवल एक रिवीजन के तौर पर आपको ये याद दिलाया जा रहा है भाई, क्या जरूरी है हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना। फिर बोला गया कि एक आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी, भाई मलेशिया में ही हम वहां आयुर्वेद चेयर की स्थापना करेंगे, और मलेशिया यूनिवर्सिटी में हम तिरुवल्लुर पीठ की स्थापना करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां समझना, तिरुवल्लुर जो पहले ही बता दिया, तिरुकुराल के बारे में समझा दिया है कि इस तरीके की तिरुवल्लुर पीठ कहां पर बनेगी, मलेशिया यूनिवर्सिटी में बनेगी। संगम साहित्य अच्छे से समझ लिया। वहीं पर तिरुवल्लुर जी के द्वारा ही तिरुकुराल की रचना की जाती है, तीसरी संगम में यह रचना की गई, और उन्हीं को ही एक तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए एक पीठ की स्थापना, क्योंकि कल्चरल दृष्टि से, यहां समझना, कल्चरल दृष्टि से भी ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, चाहे बौद्ध दृष्टि से चाहे साउथ तमिल की दृष्टि से, है ना, बहुत सारे तमिल भी यहाँ पर रहते हैं, तो ये कल्चरल दृष्टिकोण से भी भारत और ये क्षेत्र काफी नजदीक हैं एक दूसरे के। तो इसी संदर्भ में कुछ घोषणाएं की जाती हैं ताकि इन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो और बेहतर किए जा सके। समझ में आ गया। तो ये जो पीठ है भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुर पीठ है, ये भी कहां पर, मलेशिया विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की जाएगी। क्लियर। अगली न्यूज है भाई यूपीआई को लेकर के, जैसे हम डिजिटल जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज करते हैं भारत में, ऐसे ही मलेशिया में जो इंटरफेस का यूज किया जाता है इसका नाम है पेनेट। क्या नाम है भाई, पेनेट। एक तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए ये जानना कि मलेशिया के जो यूपीआई है, मलेशिया का यूपीआई ऐसा समझो, मलेशिया का यूपीआई इसका नाम है पेनेट, और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, भारत के यूपीआई को और मलेशिया के पेनेट को, दोनों को क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। ये न्यूज हो गई महत्वपूर्ण मलेशिया से। अब वियतनाम पर आते हैं। देखो वियतनाम की जानकारी तो सभी को होगी है ना, वियतनाम कहां पर है, मैप पर देखना चाहोगे, देखो ये ध्यान से समझो, यहां पर कहां गया, हाँ ये देखो, ये आपका क्या है, ये किनारे जो कंट्री ब्राउन कलर का ये दिख रहा है ना, ये ध्यान से देखो, ये कौन सा देश है, ये वियतनाम है। वियतनाम की राजधानी क्या है भाई, हनोई वियतनाम की राजधानी है। क्लियर। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है, और वियतनाम की लोकेशन क्लियर हो गई होगी। इसी के ऊपर क्या है, वियतनाम के ऊपर ही चाइना है। तो चाइना और वियतनाम, समझना ध्यान से, चाइना और वियतनाम दोनों ही जगहों पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। बोले दोनों जगहों पर जब कम्युनिस्ट पार्टी है तो दोनों की विचारधारा एक जैसी है, फिर भी दोनों देशों के बीच बनती क्यों नहीं है, रीजन उसका है भैया रिसोर्सेस। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे सर्वोपरि होता है। तो रिसोर्सेस के चलते ही साउथ चाइना सी में जो कुछ क्षेत्र हैं उन पर चाइना अपना अधिकार चाहता है, वियतनाम अपना अधिकार चाहता है भाई, अपने अधिकार क्षेत्र में चाहता है। तो इसके चलते वियतनाम और चाइना में बनती नहीं है, और इसीलिए वियतनाम के साथ हम संबंध बेहतर कर सकते हैं, जो कि हमारे चाइना के साथ कैसे संबंध रहते हैं किसी से छुपे हुए नहीं है। अब बात करते हैं, तो वियतनाम पर आ चुके हैं। वियतनाम आपका कम्युनिस्ट यहां पर सरकार है, और फिर यहां जो हेड होते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, वो फॉर्म मिन चिन, क्या नाम है भैया, फॉर्म मिन चिन, ये भारत की राजकीय यात्रा पर आते हैं। भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे, इनके साथ समझौते भी होते हैं। समझौतों में ही एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना की जाएगी भाई। आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर बन रहा है, ये आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क जो है वियतनाम में ही बनेगा, और यहां आकर के ये प्रधानमंत्री जी के साथ वर्चुअली जो है इसका उद्घाटन करते हैं। क्लियर। तो वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन याद रखना भारत में नहीं, वियतनाम में। कहां पर, वियतनाम में ही यह पार्क स्थापित किया जाएगा। दूसरी बात एक और बताई गई कि जैसे हम भारत में 2047 तक यह स्थापित कर चुके हैं कि 47 तक भारत को हम विकसित भारत के रूप में बना देंगे, स्थापित कर देंगे। तो विजन भारत विकसित भारत 2047 विजन लेकर चल रहे हैं ना, उसी तरीके का वियतनाम भी विजन लेकर चल रहा है कि वियतनाम 2045 तक एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में आपको नजर आएगा। क्लियर। फिर कुछ घोषणाएं और यहां पर की जाएंगी, कुछ समझौते होंगे। वैसे तो 9 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होंगे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण हैं। पहला क्या है कि वियतनाम सरकार को $300 मिलियन की रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में, यहां याद रखना इन देशों में भारत एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ढूंढता है
किस संदर्भ में कि हम यहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो भी डिफेंस आइटम्स को बनाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में हमने ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस किसे एक्सपोर्ट की हुई है? फिलीपींस को एक्सपोर्ट की हुई है, पता होगा ना आप सभी को। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किया हुआ, जबकि ब्रह्मोस हम खुद किससे लेते हैं? रशिया से लेते हैं, लेकिन हमने स्वयं से बना करके ब्रह्मोस किसको एक्सपोर्ट किया हुआ है? फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी ढूंढता है तो रक्षा डिफेंस सेक्टर में यहाँ $300 मिलियन तक का ऋण जो है उपलब्ध कराने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ा दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है, ऐसे समझो। किसको? वियतनाम को। दूसरा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत जो परिसर है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज जो कॉम्प्लेक्स है, ये कहां पर है? देखो मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, पहली तो न्यूज ये है कि नेशनल है कहां पर, तो लोथल सभी को पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ही एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा था हमारा लोथल, तो इसी क्षेत्र के महत्व को समझते हुए, इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए यहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की गई है। और बोला है यहां पर वियतनाम के द्वारा बोला गया कि इसके डेवलपमेंट में कॉपरेट करेगा वियतनाम भारत के साथ में। दो न्यूज है यहां पर, दो समझौतों में यही महत्वपूर्ण है समझौते, जिसके बारे में आपको ये परिसर कम से कम पता होना चाहिए कि कहां पर स्थित है, लोथल में स्थित है। फिर भारत और ऑस्ट्रिया पर आते हैं। ऑस्ट्रिया है, ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल क्या है? वियना। क्या नाम है भाई? वियना। और वियना के बारे में अभी न्यूज हम देखेंगे कि ये जो वियना है ना, इसकी कैपिटल, ये सबसे ज्यादा लिवेबल सिटी भी है, यानी कि रहने योग्य जो सिटी है अगर विश्व में देखा जाए, सबसे बेहतरीन सिटी आपको ये वियना ही नजर आएगी। जो अभी आंकड़ा आएगा आगे देखेंगे, हम डेटा देखेंगे, रिपोर्ट के बाद में ये न्यूज आपको इजिली कवर हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, ऑस्ट्रिया की यात्रा, आधिकारिक यात्रा की गई जुलाई में। हम चूंकि देखो समझो सितंबर से पीछे जा रहे हैं धीरे धीरे, अब जुलाई के महीने में ऑस्ट्रिया की यात्रा की जाती है। अब यहां पर ऑस्ट्रिया के हेड ऑफ स्टेट और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हमने देख ली। हेड ऑफ स्टेट कौन है भाई? चांसलर कार्ल्स नेहमर। कौन है भाई ऑस्ट्रिया के चांसलर? कार्ल्स नेहमर हैं। ये लिस्ट बना लेना, बता दिया है, 7 से 8 ही कंट्री हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट बना लेना है, कैपिटल बना लेना है। दो चीजें जरूर कर लेनी है, और इससे ज्यादा कर सकते हो अगर तो उसकी मुद्राएं, हालांकि ज्यादा पूछता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इतना 3 का तो जरूर बना लेना ये। फिर बात करते हैं, यहां पर देखो प्रधानमंत्री जी जाएंगे, और ऑस्ट्रिया के साथ में ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? बोला था ना, शुरू में समझाया था, महत्वपूर्ण इसलिए है चूंकि ये दोनों देश अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बोले तो डायमंड जुबली, ठीक है, समझाया ना, बोले तो डायमंड जुबली। तो 75वीं वर्षगांठ यहां पर मनाई जा रही है भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों में, इसलिए यह यात्रा भी महत्वपूर्ण है। और ऑस्ट्रिया के बारे में एक जानकारी चलो आपको बतानी है ना, इसका जवाब देना है। क्या जवाब देना है? यहीं से एक नदी जाती है, डेन्यूब नदी। क्लियर? पढ़ा होगा जियोग्राफी वाली क्लास अगर की होगी तो। डेन्यूब नदी आपको बताना है कितने देशों से होकर जाती है। क्या बताना है? डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर जाती है। अगर रिवीजन कर रहे होगे अच्छे से तो याद होगा, और नहीं रिवीजन कर रहे हो तो पहले जाओ देखो, नोट्स देखो, गूगल करो, कैसे भी करके, और रिप्लाई करो, कमेंट सेक्शन में जवाब दो, है ना, जवाब जरूर दो। नहीं तो फिर यार ये चीजें ना अगर आप छोड़ दोगे ना, इग्नोर करते हुए, तो अपना नुकसान कर रहे हो और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। फिर अगली न्यूज क्या है भाई? भारत और रूस से संबंधित। बोला था ना, जब मोदी जी यूक्रेन तो अभी गए हुए हैं ना, बाद में जाते हैं, जब रूस जाते हैं, और रूस कब? जुलाई में पहुंचते हैं, तो यूक्रेन के द्वारा बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। अब क्रिटिसाइज उस समय तो कर दिया जाता है, लेकिन बाद में ये थोड़ी पता था कि मोदी जी वहां भी पहुंच जाएंगे। ठीक, अब देखो रूस जब पहुंचते हैं, रूस चूंकि हमारा एक पुराना दोस्त रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड तो इतना तो पता ही होगा, रूस हमारा एक पुराना देश रहा, दोस्त भी रहा हुआ है। ठीक, जब भी जरूरत पड़ी है तब यह मदद की गई है। इसके साथ साथ जब अभी रूस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए तो भारत भी खड़ा हुआ नजर आया। कैसे भारत खड़ा नजर आया? क्रूड ऑयल के मामले में, क्योंकि भारत की भी जरूरत थी, लेकिन रूस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। अब इन सैंक्शन के चलते कोई भी रूस से क्रूड ऑयल तो लेगा नहीं, लेकिन भारत वहां पर था, बोले हमारे पास बढ़िया मार्केट है, तुम्हारे अच्छे मित्र हो, और हम तुमसे खरीदेंगे क्रूड ऑयल, और हमें सस्ता ही पड़ जाएगा यार, है कि नहीं? तो इस संदर्भ में रसिया से संबंधित वर्तमान रिलेशन ऐसे हैं। और अब बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो यहां पर 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर होता है? रूस की ही कैपिटल मॉस्को में होता है। तो मॉस्को में देखो ये 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन होता है। इसके साथ साथ रूस जब पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे अपनी पार्टनरशिप को, और ठीक, ये जो टाइटल रहता है इसी संदर्भ में रखा जाता है कि जब हम इंड्योर करेंगे और एक्सपेंड करेंगे अपनी पार्टनरशिप को। और ऐसे कैसे मान लिया जाए? कोई स्टेटमेंट दिया गया? हाँ, यहां पर स्टेटमेंट आता है कि 2030 तक हम $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार करेंगे। यानी कि बाइलैटरल जो ट्रेड है, यहां समझना ध्यान से, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। रशिया के साथ में बोला गया कि हम $100 बिलियन का, कितना? $100 बिलियन का हम बाइलैटरल ट्रेड करेंगे तुम्हारे साथ। बोले अभी कितना है? अभी $65 बिलियन का भारत और रूस के बीच में ट्रेड होता है। इसमें मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ठीक है, हमारा डेफिसिट में रहता है, लेकिन चलता है, रूस के साथ में चलता है, क्योंकि रूस के साथ हम क्रूड ऑयल जैसी चीजों का ही हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर। ठीक,
और बहुत सारे भी उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, ये आपको देखने हैं कि किसका किसका हम इंपोर्ट करते हैं रशिया के साथ में। लेकिन अभी रशिया के संदर्भ में यहां पर स्टेटमेंट दिया गया था कि हम इस बाइलेटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचा देंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब समझे, और कब तक? 2030 तक। साथ ही साथ इंडियन जो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसकी चर्चा भी की गई, क्योंकि भारत के क्षेत्र से रूस के क्षेत्र को जोड़ना है। अभी हालांकि देखो ईरान का क्षेत्र हो गया, रशिया यूक्रेन का क्षेत्र हो गया, इन जगहों पर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ी हुई है, इसलिए जितने भी कॉरिडोर हैं सब अधर में लटके हुए नजर आ रहे हैं। चलो फिर जैसे ही रूस देखो पहुंचते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उन्हें एक पुरस्कार भी दिया जाता है, रूस का जो सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार है। क्या नाम है इसका? द ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्रयू द एपोस्टल। इस पुरस्कार को याद कर लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन सीधा आता है। द ऑर्डर ऑफ द पूछा जाएगा, द ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्रयू द एपोस्टल जो पुरस्कार है वो उससे किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन होगा वहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी होगा, तो वहां पर आपको इसका आंसर सही टिक करना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे एक साइड में द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दे देगा, और दूसरे राज्य जैसे कंट्री का कोई भी अवार्ड दे देगा जो उसका सर्वोच्च पुरस्कार होता है, कंट्री सामने क्या करेगा? सामने कंट्री का नेम देगा और इधर साइड में वो पुरस्कार लिख देगा। ठीक है, 3-4 जो पुरस्कार होंगे बीते एक वर्ष में जो दिए गए होंगे प्रधानमंत्री जी को। अब प्रधानमंत्री जी को दिए गए तो सबको पता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम याद नहीं रख पाते हैं कि ये जो पोस्टल है ये किस देश से? रूस से संबंधित है। और आगे भी और आएगा, ऑनर करके एक अवार्ड आएगा, वो भी देखेंगे, वो भी प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है। तो ऐसे अवार्ड 4 दे दिए जाएंगे, लिख दिए जाएंगे, इधर कंट्री लिख दिया जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है, अपने माइंड को इस तरीके से भी समझाना है कि भाई क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है। ठीक, तो चलो फिर आगे बढ़े। आगे अब न्यूज है अगली, भारत और ग्रीस से संबंधित। अब भारत और ग्रीस कहां पर है? देखो ग्रीस आप मैप में ही एक बार देख लो ना, तो शायद थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये इधर साइड में तो पता ही है भारत है भाई, ये तो बताना नहीं है। ठीक, अब भारत से आगे जब आप भारत फिर जो फारस की खाड़ी है इसको क्रॉस करोगे, और क्रॉस करते हुए जैसे आगे बढ़ोगे तो ये मेडिटेरियन सी आपको भूमध्य सागर दिख रहा होगा। और भूमध्य सागर में ये ध्यान से देखो, ये छुपा हुआ एक देश दिख रहा होगा, ये ध्यान से देख रहे हो, ग्रीस। तो ग्रीस के ही ईस्ट में है आपका एजियन सी। ठीक, तो एशियन सी ही से ही सीमा बनाता है जो ग्रीस। ग्रीस को आप ग्रीक के रूप में, यूनान के रूप में, किसी न किसी रूप में तो जानते ही हो कि नहीं जानते हो। अब आते हैं थोड़ा सा ग्रीस पर, और साथ ही चलो ये मैप देख रहे हो, यहीं पर थोड़ा सा एक चीज और देख लो। ग्रीस के साथ आपको और क्या तैयार रखना है? और देखो इजराइल, इजराइल लगातार देखो, इजराइल लेबनान युद्ध चल रहा है, तो अब इजराइल की मैपिंग जरूर कर लेना। मैपिंग में ये जान लेना, एक और इजराइल देखो लेबनान से घिरा हुआ है और सीरिया से घिरा हुआ है, दिख रहा है ध्यान से कि नहीं? देखो सीरिया से घिरा हुआ है, लेबनान से घिरा हुआ है, और ये जॉर्डन दिख रहा होगा, जॉर्डन से घिरा हुआ है। साथ ही इधर आपको इजिप्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अब कहां पर देखो गोलन हाइट्स है, ये आपको पता करना है। ठीक, और कहां पर देखो यरूशलेम है, ये ध्यान रखना है आपको, ये सब देखना है आपको। अभी जाना है इजराइल का मैप, या फिर मैपिंग आपको खुद से कर लेनी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए मैपिंग करना। एक इसकी मैपिंग, एक यूक्रेन की मैपिंग, दो मैपिंग आप करके जरूर रखना। ठीक, अब आगे बढ़े। अब ग्रीस देख लिया आप, चूंकि भारत और ग्रीस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले ग्रीस की लोकेशन देखनी जरूरी थी। अब ग्रीस की लोकेशन देखने के बाद हमने देखा कि ग्रीक, यूनान, ये सबसे तो हम परिचित हैं इतिहास में, ऐतिहासिक कुछ पृष्ठभूमि है इसकी। बोले बिल्कुल, ध्यान करो, यूनान का पहला आक्रमण व्यक्ति कौन है जिसने भारत पर? तो बोले सिकंदर, है ना? सिकंदर के बारे में सुना है, यूनानी ही था, इसी देश से आया था। ठीक, इसी देश से आया था और भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर के द्वारा। इसके बाद में अशोक के समय भी हमने डायमेकस वगैरह का नाम सुना है, ये सारे के सारे यूनानी राजदूत थे। बोले और कहां सुना है? बोले और आगे बढ़ो, जो मौर्योत्तर काल में आओगे ना, तो इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, ग्रीक कौन है भाई? यही ग्रीक। तो इंडो ग्रीक जो शासक हुए इनका भी हमने देखा, कुशाणों का देखा, है ना? हमने ग्रीक, इंडो ग्रीक में किसका किसका हमने देखा भाई? इंडो ग्रीक के बाद में हमने आगे आगे और बढ़ते चले गए, तो फिर आगे आपको कुशाणों तक का शासन देखने को मिलता है मौर्योत्तर काल में, तो वहां से भी आप परिचित हुए। अब ये थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जब एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ते होगे तो इनकी चर्चा आती होगी, यवनों की, है ना? यवन कह लो, यूनान कह लो, और ये पर्दों का यूज करते थे, इसीलिए यवनिका, जो पर्दे लगे होते हैं ना रंगमंच पर, उसे यवनिका बोला जाता है। ये सारे फैक्ट्स आप पढ़ते रहते होगे, तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई, मतलब थोड़ा सा ऐतिहासिक हमने कनेक्शन पहले बिठाया बिठाया, तब हम वर्तमान संदर्भ में इसको समझ पाएंगे जो करंट की न्यूज है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो अभी की न्यूज है ये तो फरवरी की है, अभी की नहीं, मतलब जो फरवरी की, इसके पहले थोड़ा सा समझना है तो 2023 की प्रधानमंत्री की पहले ग्रीस यात्रा को समझना होगा। पहले 2023 में देखो, अगस्त का महीना, और 2023 में प्रधानमंत्री जी ग्रीस की यात्रा करते हैं। ये ग्रीस की यात्रा महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 40 सालों में कोई प्रधानमंत्री के द्वारा पहली ग्रीस यात्रा की जाती है। कितने वर्षों में भाई? 40। 4 दशकों से यहां पर कोई प्रधानमंत्री नहीं गए हुए थे। क्लियर? जब इंदिरा गांधी थी, लास्ट प्राइम मिनिस्टर थी जो ग्रीस की यात्रा करती हैं, उसके बाद अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 40 सालों बाद इस देश की यात्रा की जाती है। फिर जैसे ही ग्रीस पहुंचते हैं, इन्हें यहाँ का देखो सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, बोला था ना एक अवार्ड आएगा, तो कहां का भाई? ग्रीस का ही अवार्ड है। तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो ऑर्डर ऑफ ऑनर
ये हो गया आपका ग्रीस का। ऑर्डर ऑफ एपोस्टल किसका है? ये रूस का है। याद रखना, ऐसे सारे लिख लेना एक जगह पर, ये अवार्ड तो सारे लिख लेना, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। जहां पर आ जाए कोई पहले किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को ऐसा अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, 40 सालों बाद किसी देश की यात्रा कर रहे हैं, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2023 में भैया प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ये यात्रा की जाती है, तो वहां यात्रा पर पहुंचते हैं, बोलते हैं देखो तुमको भी आना है। बोले कब आए हम? बोले देखो हमारे यहाँ होता है एक रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग कहां पर होता है? राष्ट्रपति भवन में ही आपका वहीं पर रायसीना डायलॉग, रायसीना की जो पहाड़ियां हैं ना, वहीं पर आके सब बैठते हैं और वहीं पर आपका ये संवाद होता है। इसलिए संवाद किसके बीच होता है? जो बड़े, जो देखो कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं, ठीक, और कई आपके बिजनेसमैन वगैरह भी रहते हैं, उन सबको वहां पर इन्वाइट किया जाता है रायसीना डायलॉग में। और इस रायसीना डायलॉग में बोले आपको आना है, किसको किसको आना है? ग्रीस के ही प्रधानमंत्री को। और ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? मित्सोटाकिस। क्या नाम है भाई? मित्सोटाकिस। के मित्सोटाकिस। आगे का नाम भले मत याद रखा करो, लास्ट का नाम याद कर लिया करो। अगर आगे का एब्रिविएशन भी यूज कर लेगा एग्जाम में, तो लास्ट का थोड़ी ना यूज कर देगा, है ना। तो मित्सोटाकिस याद रखना आप, और इसका लिख लेना हेड ऑफ स्टेट आप, ठीक। अब ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस राजधानी है। क्या नाम है भैया? एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है, ये भी लिख लेना आप। अब ग्रीस में होता क्या है? बोलते हैं प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं जब 2023 में, कहते हैं कि आपको भी आना है। बोले कब आए? बोले रायसीना डायलॉग होगी हमारे यहाँ, उस रायसीना डायलॉग में आप चीफ गेस्ट के रूप में आ जाओ हमारे यहाँ। बोले ठीक है भाई, ये तो हर साल होती है। बोले हाँ, तो फिर ठीक है, हम आ जाएंगे। अब चीफ गेस्ट के रूप में कौन आया? तो ग्रीस के ही प्रधानमंत्री आते हैं। कौन? मित्सोटाकिस। ठीक, याद हो गई ये न्यूज और ये फैक्ट याद हो गया आपको। और यहीं पर जो थीम अगर पूछ ली जाए आपसे, रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी, क्योंकि थीम पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थीम थी आपकी चतुरंग। देखो चतुरंग क्या है? 4C। चतुरंग के बाद में आपको 4C याद रखना है। 4C कौन कौन से हैं? कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट। यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको खत्म करो, और फिर कॉपरेट करो, और फिर क्रिएट करो। ऐसा समझो, एक कहानी के रूप में याद करो। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट, ये 4C रखे गए थे। हिंदी में चाहो तो याद कर लो, खैर हिंदी के बजाय इसको इंग्लिश में ही ये थीम जो है याद करना ज्यादा आसान रहेगी। 4C ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक। रायसीना डायलॉग में ही ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं, ये चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं, और इनका नाम क्या है? मित्सोटाकिस इनका नाम है। और ये बात कब हुई? ये भैया टॉक कब हुई? टॉकिस को बुलाने के लिए टॉक कब होती है? टॉक होती है जब प्रधानमंत्री जी 40 सालों बाद ग्रीक की यात्रा करते हैं। वहां इनको बोलेंगे सर्वोच्च पुरस्कार दे दिया जाएगा, दे ऑर्डर ऑफ द ऑनर, बोलेंगे चलो ठीक है तुमको भी अब आना है। और आते हैं कब? ये रायसीना डायलॉग में आते हैं। क्लियर? यही सारे तथ्य देखो, इन्हीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा एग्जाम में। अब भारत और यूएई, अगली समिट कौन सी? भला अगला देश कौन सा है? भारत और यूएई। अब यूएई को ध्यान से देखोगे भाई, मैप पर चलो देख ले, पहले यूएई को मैप पर देख लेते हैं। तो यूएई देखो कहां पर नजर आ रहा है, ये ध्यान से देखो, ये जो देश है ना ये, ठीक, साफ कर लें पहले, देखो ध्यान से देखना, ये जो देश दिख रहा है ना, ये सर्किल किया है जिसको, ये देश है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल क्या है भाई? कैपिटल है अबू धाबी। ध्यान से सुन लेना या लिख लेना, अबू धाबी एक कैपिटल है। और दूसरा इसका जो देश है, एक आप सभी सुनते होंगे, दुबई। क्या नाम है भाई? शहर, एक जो शहर है सॉरी, दुबई। और जो इसकी कैपिटल है वो अबू धाबी है। दोनों के बारे में भी चर्चा आएगी, इसलिए दोनों की पहले यहां पर चर्चा कर दी गई यूएई के साथ में, ठीक। आगे बढ़े अब, और यहीं पर देखो देश ओमान भी देख लेना आप, ये ओमान है आपका कंट्री, और ये आपका यूएई है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, और अबू धाबी के साथ साथ यहीं ध्यान से सुन लो, इसका जो महत्वपूर्ण शहर है दुबई। चलो यहीं पर जो न्यूज है उसको यहीं कवर कर लेते हैं। जो दुबई क्यों बताया गया यहाँ पर? दुबई इसलिए बताया गया, एक चीज समझो यहाँ पर, यही कैपिटल, यही आपका शहर जो है दुबई है। दुबई में क्या है आपका? COP28, UNFCCC आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर रेगुलर आपने इन्वायरमेंट के वीडियो देखे होंगे तो वहां बताया था UNFCCC की जो COP28 हुई थी वो दुबई में हुई थी। अब दुबई में जो होती, इसका इसमें भी भाग लेंगे कौन? प्रधानमंत्री जी। अब COP28 में भी भाग लेंगे, साथ ही यही बताया था कि COP29 कहां पर होनी है, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर के महीने में होती है। तो COP29 अब कहां होने वाली है? ये अजरबैजान यहां दिख रहा है, अजरबैजान, ये अजरबैजान है, अजरबैजान के बाकू में। कहां पर होने वाली है? बाकू में होने वाली है, ध्यान से देखना, इसीलिए मैप पर पहले दिखा दिया गया। और दोनों फैक्ट देखो इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि COP28 भी पूछा जा सकता है और COP29 भी पूछा जा सकता है। हम भारत और यूएई के बारे में पढ़ने वाले हैं, और यूएई में ही शहर है दुबई, जहां पर COP28 होती है, और इसके बाद जो COP29 है वो बाकू में होनी है, और बाकू में COP29 होगी। क्लियर? दोनों समझ में आ गई, दोनों फैक्ट क्लियर हो गए। अब हम पढ़ेंगे भारत यूएई के बारे में। यूएई काफी प्रिय है, और प्रिय इस संदर्भ में है, आप यात्राओं के संदर्भ में समझ सकते हो कि 7वीं यहां पर यात्रा की जा रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा पिछले दशक में ये समझ लो 7वीं प्रधानमंत्री जी की यात्रा है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा न्यूज को और समझते हैं बैकग्राउंड में। क्या बैकग्राउंड में न्यूज है? गुजरात में, यहां समझो, गुजरात में आपका वाइब्रेंट
यहां ध्यान से देखो, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाता है। एक वाइब्रेंट गुजरात जो ग्लोबल समिट है इसका आयोजन होता है, और यहां पर ही जो अतिथि के रूप में या जो यूएई के राष्ट्रपति हैं, यूएई के राष्ट्रपति भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। चीफ गेस्ट के रूप में किसे बुलाया जाता है? यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, क्या नाम है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। कहानी को पीछे से समझते चलना है पूरी, तब ये वर्तमान की भी जो न्यूज है एक सीक्वेंस में क्लियर हो जाएगी। तो वाइब्रेंट गुजरात में जब आते हैं तो यहाँ बोला जाएगा कि भाई तुमको भी आना है। बोले हम तो आते ही रहते हैं। बोले फिर से आना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ सातवीं, बोले क्यों आना है? भाई हमारे यहाँ पर COP28 हो रही है, COP28 हो रही है, उसका हिस्सा भी तुमको बनना है, ठीक है। बोले COP28 तो हो चुकी है। बोले अच्छा हाँ ठीक है हो चुकी है, लेकिन चलो हम आएंगे आपके यहाँ पर। कहां पर? यूएई में। और यूएई में जाकर के यहाँ कुछ घोषणाएं भी होंगी, और महत्वपूर्ण जो घोषणा होगी वो हम यहाँ पर समझेंगे, है ना, वो जो हमारे लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट समझा हमने, कहां पर? गुजरात में। यहाँ बड़े बड़े देखो जो बेसिकली उद्देश्य क्या होता है वाइब्रेंट गुजरात जो ग्लोबल समिट है, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि गुजरात में कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित किया जाए। इस संदर्भ में ही किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को हम मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करते हैं। बाकी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। क्लियर? और दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ पर या गुजरात में ऐसा इकोसिस्टम हमने डेवलप कर दिया है कि आप निवेश करो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। ये तो हो गई न्यूज। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर ये यूएई की यात्रा जब की जाएगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही यहाँ पर देखो पहले COP28 में दुबई में हमने देख लिया, यहाँ हिस्सा भी ले चुके होंगे, ठीक। अब COP28 में हिस्सा लेंगे, इसके बाद कुछ बायलैटरल जो रिलेशन है इनको लेकर के कुछ घोषणाएं होती हैं। पहली तो घोषणा है ये महत्वपूर्ण कि राष्ट्रीय समुद्री जो विरासत परिषद हम देख चुके हैं लोथल में है, इसका भी डेवलप किया जाएगा, है ना। कहां पर है? लोथल में। इसके डेवलपमेंट के लिए यहां पर बोला जाएगा समझौता होगा दोनों के बीच। दूसरा समझौता होता है यूपीआई को लेकर के। जैसे भारत में यूपीआई है वैसे यूएई में आनी है। क्या नाम है उसका? आनी। बस इतना याद रखना। भारत में क्या है? भारत में यूपीआई है, यूएई में भैया आनी है। इनके बीच में भी इनको इंटरलिंक करते हुए भी एक समझौता होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण न्यूज यहां पर होगी अहलान मोदी को लेकर के। अहलान मोदी क्या है? देखो अहलान मोदी का मतलब है नमस्ते मोदी, मतलब वेलकम मोदी, इस तरीके से समझ लो। होगा क्या? वहां पर जो एनआरआई वर्ग होगा, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति होगा, वो सेलिब्रेट करेगा। मोदी जी यहाँ पर पहुंचेंगे तो वहां भारतीय समुदाय के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसका नाम रखा गया है अहलान मोदी, और अरबी में शायद इसका अर्थ होता है नमस्ते मोदी या वेलकम मोदी, ऐसे ही करके नाम होता है इसका। क्लियर? तो ये अहलान मोदी कार्यक्रम कहां पर रखा गया, क्यों रखा गया, ये समझ में आया? तो भारतीय मूल के लोगों के द्वारा ही प्रधानमंत्री जी के लिए ही यह कार्यक्रम रखा जाता है। समझ में आ गया? कहां रखा जाएगा ये भी पूछा जा सकता है। कहां रखा जाएगा? वहां दुबई ऑप्शन में होगा, कट कर देना तुरंत। बोलोगे कहां? अबू धाबी। कैपिटल क्या है भाई? अबू धाबी। उसकी कैपिटल में ही दूसरा एक क्वेश्चन और बनेगा, उसी की कैपिटल में एक हिंदू मंदिर भी बनाया जाएगा। यूएई में देखो, यूएई की कैपिटल में दो चीजें होती हैं, और कैपिटल कौन है? अबू धाबी। अबू धाबी में पहला तो एक अहलान मोदी फंक्शन होगा, दूसरा उसकी कैपिटल में ही पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। और हिंदू मंदिर किसका होगा? ये हिंदू मंदिर किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये समझो, बीएपीएस के द्वारा। बीएपीएस क्या है भाई? बीएपीएस देखो बोचास नवाशी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान है। जैसे अक्षरधाम मंदिर देखते हो, यह भी इस संस्थान के द्वारा बनाया जाता है। तो इस संस्थान के द्वारा ही मंदिर बनाया जा रहा है। यूएई में पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? अबू धाबी में, जो यूएई की कैपिटल है। क्लियर? सब बातें क्लियर हो गई यहां से। और ये जो स्वामी नारायण जी थे ना, ये स्वामी नारायण देखो जो संप्रदाय है, आप अक्षरधाम मंदिर गए होगे नई दिल्ली में, नहीं गए हो तो जाना चाहिए, बहुत सुंदर मंदिर है। और ये स्वामी नारायण जी के बारे में बताया जाता है, जो घनश्याम जिनका बचपन का नाम था। बेसिकली ये आते, इनका जन्म जानते हो कहां पे हुआ? इनका जन्म छपिया में हुआ। छपिया गांव अयोध्या में है, शायद इसको एक बार गूगल कर लेना, शायद ये अयोध्या में ही गांव है छपिया, जहां पर इनका जन्म होता है। और फिर ये अंततः गुजरात में, आपको पता है ये गुजरात में रामानंद जी से मिलते हैं जाकर के, फिर वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। चलो इनकी कहानी तो अलग है। तो इन्हीं को ही एक तरीके से भगवान के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। और ये अक्षरधाम मंदिर आपको सभी को जाना चाहिए, और भारत के भी कल्चरल जो हेरिटेज है ना, इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी जाती है। क्लियर? तो यही मंदिर जो है आपका कहां पर बनाया जाएगा इस तरीके का? पहला हिंदू मंदिर किसी मुस्लिम राष्ट्र में बन रहा है, यूएई में बन रहा है, और अबू धाबी में बन रहा है। अबू धाबी में ही अहलान मोदी भी हो रहा है। इसके साथ साथ एक समिट आपकी होती है, वो दुबई में होती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में दिया हुआ है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई कहां पर है? ये अबू धाबी में नहीं हुई। ये कहां हुई भाई? ये दुबई में हुई, ठीक है। तो दुबई में दो चीजें आपको पढ़ी यहां पर, एक COP28 पढ़ा और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पढ़ी हमने। दोनों शहर क्यों दिखाए थे? दोनों शहर यूएई में इसीलिए बताया गया था कि दोनों से फैक्ट बनेंगे आपके। अबू धाबी से भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, दुबई से भी क्वेश्चन बनेगा। दुबई में आपका COP28 हो रहा है, और दुबई में आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बेसिकली देखो यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसे घोषित किया गया, समझो यहाँ भारत है।
जहां भारत दिखाई दे जाए वो तैयार कर लेना। तुर्की, भारत, कतर, तीनों बताया था। अगर तर्क करोगे भारत से कतर दिए जाओगे, ऐसे याद रखना। तो तुर्की, भारत, कतर, इन तीनों को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में घोषित किया गया इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। और ये कहां पर होती है? दुबई में होती है। क्लियर हो गया। और इसकी थीम क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक, भविष्य की साकारों को आकार देना। ठीक, तो ये आपका इसकी थीम है। यहां हम समझे दुबई से संबंधित जो करंट की न्यूज है और जो अबू धाबी से संबंधित करंट की न्यूज है वो सारी क्लियर हो गई। फिर बढ़ते हैं, अगली न्यूज है भारत और फ्रांस को लेकर के। और जितने तथ्य हैं वो तथ्य कोशिश की जा रही है निकाल निकाल के उतने ही तथ्यों को आपसे डिस्कस किया जाए जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्वेश्चन के दृष्टिकोण से जो जरूरी हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी अगर आपसे यहाँ डिस्कस कर दी जाएगी ना तो कचड़े वाली चीजें दिमाग में ज्यादा घुसेंगी। और अभी क्या है ना, आपने पीछे देखा होगा, और कमेंट करके बताया करो भाई, है ना, कमेंट करके ये बताया करो कि जो कोशिश की जाती है, जो कोशिश करता हूं, वो कोशिश कहीं ना कहीं ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है। जो जरूरी चीजें मुझे लगता है कि भाई एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है तो वही डिस्कस करूं आपसे, है ना, इधर उधर की चीजें क्यों बताई जाएं। और बस वो फैक्ट कैसे दिमाग में डाला जाए इसके लिए थोड़ी कहानी जोड़कर समझाने की कोशिश की जाती है। क्लियर। तो अब भारत फ्रांस से संबंधित आते हैं। अब देखो भारत फ्रांस की कहानी है। कहानी क्या है? देखो याद करने का तरीका ये है, बढ़िया तरीका क्या है इसका याद करने का। भारत में फ्रांस से संबंधित जो न्यूज है वो ये है कि हमारे यहाँ जब गणतंत्र दिवस होता है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और इस बार हम 75वां गणतंत्र दिवस जब हमने मनाया तो उस 75वें गणतंत्र, चूंकि खास हो गया हमारे लिए 75वां गणतंत्र दिवस। क्लियर। इस समय हमने पता नहीं अमृत काल मनाया, अमृत महोत्सव मनाया, बहुत कुछ मनाया, पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब इसी संदर्भ में जब हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे तो हमारे लिए पता होना चाहिए कि चीफ गेस्ट कौन है। तो भारत सरकार ने बोला कि यार देखो, याद करने के लिए केवल है, ऐसा कुछ बोला नहीं होगा बैठ के, बोले यार राफेल राफेल को लेकर के इतना ज्यादा विवाद हो गया है तो चलो इन्हीं के राष्ट्रपति को हम बुला लेते हैं। इन्हीं के राष्ट्रपति को बोले तो इमैनुअल मैक्रॉन को, इमैनुअल मैक्रॉन को यहाँ पर बुलाया जाएगा। फ्रांस के जो ये राष्ट्रपति हैं, याद रखना फ्रांस के ये पहले राष्ट्रपति नहीं है, 5 राष्ट्रपति और बुलाए जा चुके हैं, यानी कि 6वें ये राष्ट्रपति के रूप में भारत आएंगे और यहाँ गणतंत्र दिवस के ये चीफ गेस्ट रहेंगे। ये राजस्थान पहुंचते हैं और फिर इनको घुमाएंगे मोदी जी, और फिर अंततः परेड का एक हिस्सा बनते हैं। ठीक, तो ये 75वें जो गणतंत्र के आपको पूछा जाए मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब जैसे यहाँ पर अब दोनों देश बैठेंगे, दोनों देश के बीच चलो कुछ बातें कर लेते हैं। बोले बातें करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, उन घोषणाओं में जो हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है ये समझो। उसमें सबसे पहली घोषणा होगी 2026 को, बोलेंगे यार एक काम करते हैं मोदी जी, 2026 का जो साल आ रहा है ना, तुम भी अपने यहाँ पर काम करो अच्छे से इनोवेशन के लिए, हम भी काम करते हैं, तो 2026 को हम ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में घोषित कर देते हैं। तो दोनों देशों ने, भारत और फ्रांस ने, क्वेश्चन बनेगा कौन से देश के साथ ईयर ऑफ इनोवेशन को घोषित किया है, या दूसरा क्वेश्चन बनेगा किस वर्ष को घोषित किया गया है, 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भाई यूपीआई को लेकर के है। ठीक, यूपीआई को लेकर के क्या है, बोले देखो यार भारत से बहुत सारे लोग हैं जो एफिल टावर के लिए बेचैन रहते हैं कि हमें फ्रांस के एफिल टावर के सामने फोटो खिंचवानी है, इसीलिए दिल्ली में बहुत जगह पर कचड़ों से एफिल टावर बना दिए गए हैं कि भाई तुम्हें एफिल टावर बैकग्राउंड में चाहिए, जाओ बिल्कुल वैसी संरचना है और फोटो खिंचा के आओ। ठीक, चलो वो तो हो गई अलग। तो बोले यहाँ पर देखो इमैनुअल मैक्रों बोले बहुत सारे लोग हैं जो एफिल टावर के पास आते हैं भारतीय, अब वहां पर हम एक काम करते हैं, एफिल टावर के क्षेत्र में हम यूपीआई से पेमेंट को अनुमति दे देंगे। तो यूपीआई से जो पेमेंट है वहां पर प्रारंभ हो गया है, यूपीआई का संचालन एफिल टावर के क्षेत्र में प्रारंभ हो गया है। इस संदर्भ में न्यूज क्या बनती है, न्यूज ये बनती है कि यूपीआई को स्वीकृति देने वाला, यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला फर्स्ट यूरोपीय कंट्री कौन है, फर्स्ट यूरोपीय कंट्री आपका हो गया है फ्रांस हो गया है। ठीक है, यहां से न्यूज देखो ये बनेगी आपकी, महत्वपूर्ण है जो तथ्य आपके लिए, है ना। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है आपका स्टार सी के बारे में। ये क्या है, स्टार सी क्या है, देखो स्टार सी कुछ नहीं, आसान भाषा में समझो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ा है, बोले हाँ पढ़ा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब पेरिस का सम्मेलन होता है, उस पेरिस के सम्मेलन में भारत और फ्रांस, यही दो देश थे, भारत और फ्रांस के सहयोग से ही एक अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना होती है। आपको आंसर क्या देना है यहाँ पर, है ना, तुरंत यहाँ पॉज करो और आंसर दो जो पूछा जाए। क्या आंसर देना है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो नवीनतम सदस्य, जो सबसे लेटेस्ट जो इसका मेंबर है वो कौन बना है, घटनासार में बताया था, पढ़ा था हमने। ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो भाई लापरवाही है, ये घटनासार में पढ़ा था। यहां से आपको बताना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो लेटेस्ट जो मेंबर बना हुआ है वो कौन बना है। अब समझते हैं भाई, पेरिस जो सम्मेलन है, यहाँ पर भारत और फ्रांस ने ये समझौता किया था कि दोनों जो है सौर ऊर्जा से संबंधित कोई भी कार्य करना मिलकर करेंगे अच्छे से, है ना। बहुत सारे मेंबर्स इसके जुड़ गए, आगे अभी जुड़ रहे हैं लगातार, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से सभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, सॉरी नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की ओर जाना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं स्वयं को।
अब बात करेंगे भाई यहाँ पर फिर स्टार सी प्रोग्राम एक प्रारंभ किया गया फ्रांस के द्वारा। यहाँ एक सोलर एकेडमी की स्थापना की जाएगी, और सोलर एकेडमी कहां पर? शेनेगल में। शेनेगल में, फ्रांस के शेनेगल में सोलर एकेडमी की स्थापना की जाएगी। लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, सौर ऊर्जा से संबंधित यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा या जागरूकता पहुंचाई जाएगी, है ना, कैसे इस संबंध में हम तकनीकी या प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से बहुत उन्नत तकनीक का प्रयोग कर सके, है ना, और सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। तो इसी संदर्भ में आपका सोलर एकेडमी की स्थापना की जाएगी। कहां की जाएगी? सेनेगल में की जाएगी। ये महत्वपूर्ण हो गई आपके लिए न्यूज। फिर देखो दूतावास है, एक बोलेंगे तुम हैदराबाद में, एक हमारे यहाँ पर, ये तो चलो नॉर्मल बात है। अगली न्यूज ये है शेंगेन वीजा घोषणा को लेकर के। शेंगेन वीजा घोषणा को लेकर के न्यूज क्या है ये समझो। शेंगेन वीजा समझ में आ जाएगा, ये न्यूज बहुत आसान है समझनी। होगा क्या, यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा बोला जाएगा, देखो हमारे यहाँ से, कहां से बोले, कहां से? हमारे यहाँ से, बोले फ्रांस से। बोले फ्रांस से अगर कोई भी स्टूडेंट पीजी या पीजी से ऊपर कोई भी एजुकेशन लेता है, बोले किसके लिए? पीजी वालों के लिए, ध्यान समझना, यूजी वालों के लिए नहीं है, पीजी वालों के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट करता है या उससे ऊपर कोई भी एजुकेशन लेता है, कहां से भाई? बोले फ्रांस से। अब फ्रांस से अगर ये एजुकेशन ले रहा है तो वो स्टूडेंट्स को हम 5 सालों के लिए शेंगेन वीजा योजना के तहत उनको शेंगेन वीजा देंगे। अभी शेंगेन वीजा होता क्या, ये तो समझा दो। देखो शेंगेन वीजा कुछ नहीं होता है। यूरोपीय यूनियन जानते हो, यूरोपीय यूनियन के वर्तमान में समझो 27 सदस्य हैं, ठीक, और प्लस स्विट्जरलैंड ले लो। तो इन देशों को बीच में अगर आपको शेंगेन वीजा मिला हुआ है तो आप बिल्कुल वीजा मुक्त होकर के, जैसे मान लो अभी आपको कोई भी विदेशी राष्ट्र में जाना है तो वहां उसका वीजा लेकर जाना होता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला वीजा हो गया ना, शेंगेन वाला वीजा, क्या नाम है इसका? शेंगेन वीजा। अगर ये वीजा आपके पास है तो ईयू के किसी भी देश में घूमो, कोई तुमको रोकेगा नहीं, बिल्कुल फ्रीली घूमो। तो ये स्टूडेंट्स जो होंगे, इन स्टूडेंट्स को 5 साल के लिए शेंगेन वीजा मिलेगा। ये जो 27 देश रहेंगे ना, और स्विट्जरलैंड, इन जगहों पर वो उस वीजा को लेकर किसी भी देश में घूम सकता है। न्यूज क्लियर? ये वाली न्यूज क्लियर हो गई कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा और इसका मतलब क्या है ना, शेंगेन वीजा देने का। फिर H125 हेलीकॉप्टर को लेकर के क्या न्यूज थी? देखो H125 हेलीकॉप्टर को लेकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दोनों देशों के बीच समझौता होता है। क्या होता है? यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है कि टाटा के साथ में देखो जो फ्रांस की कंपनी है एयरबस, फ्रांस की कौन सी कंपनी है? एयरबस, और भारत की TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इन दो कंपनियों के बीच में समझौता होता है। और समझौता किसके लिए है? समझौता है फाइनल असेंबली लाइन के लिए। ये क्या है भाई? हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। ये जो हेलीकॉप्टर है H125, ये समझिए सिविल हेलीकॉप्टर है ना, जो नागरिक हैं उन नागरिकों का प्रयोग के लिए रहता है, जो आप हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है, किया जाता है नागरिकों के द्वारा। तो ये हेलीकॉप्टर जो है फाइनल असेंबली लाइन के तहत होगा क्या? देखो कुछ पार्ट्स आपका वहां पर बनेगा, फ्रांस में बनेगा, जो एयरबस हेलीकॉप्टर कंपनी है, कुछ टाटा जो कंपनी है इसके द्वारा बनाया जाएगा, और जो फाइनल असेंबलिंग है, फाइनल प्रोडक्ट की जो असेंबलिंग की जाएगी वो भारत में की जाएगी। समझे? ये समझौता क्लियर हुआ? ये समझौता जो फाइनल असेंबली लाइन है, समझ में आ गया? दोनों के द्वारा मिलकर पार्ट्स बनाए जाएंगे और असेंबलिंग जो है भारत में की जाएगी फाइनली। तो इस तरीके की ही स्थापना, एक केंद्र बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा भाई? भारत में बनाया जाएगा। और ये किसको लेकर के है? H125 हेलीकॉप्टर को लेकर के है। H125 हेलीकॉप्टर को लेकर के है। क्या ये पहली बार ऐसा समझौता है? बोलोगे नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर का पहली बार समझौता है, लेकिन इसके पीछे C295 एक आपका मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लेकर के फाइनल असेंबली जो लाइन है ये हो चुकी है। C295 जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक तरीके से समझिए, यह एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली है। तो इसमें क्या था, जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, इनका निर्माण किया जाएगा यहाँ पर। और एयरक्राफ्ट ये कैसे हैं भाई? जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते हैं, ध्यान से समझना। तो पहला जो समझौता हुआ था उसके तहत ये बड़ोदरा में जो है फाइनल असेंबली लाइन बनाई जाएगी, और जो दूसरा हुआ है ये आपका दूसरा हेलीकॉप्टर को लेकर के फाइनल असेंबली लाइन की जो समझौता हुआ है, किसके बीच में हुआ है? ये समझौता हुआ है टाटा के बीच में और फ्रांस की एयरबस के बीच में। क्योंकि ये भारत फ्रांस के संदर्भ में हम इनके मध्य संबंधों को समझ रहे हैं ना, तो इसको भी समझना जरूरी है। H125 हेलीकॉप्टर को लेकर के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसको आपने समझ लिया। और ये भैया होता क्या है? फाइनल असेंबली लाइन, ये समझ लिया। और ये दूसरा समझौता है, साथ ही प्राइवेट सेक्टर के साथ पहला है, किसके बीच हुआ है? एयरबस और टाटा। क्योंकि निजी क्षेत्र में किसके साथ? टाटा के साथ में हुआ है, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। फिर भारत और ओमान भी हमने देख लिया था, यूएई से जुड़ा हुआ देश है। अब देखो ओमान के बीच में ये जानकारी रखनी है जरूरी कि ओमान के हेड ऑफ स्टेट खाली याद रखो, और ओमान की राजधानी जो मस्कट है वो याद रखो। हेड ऑफ स्टेट कौन है भाई? सुल्तान बिन तारिक, ठीक, सुल्तान हैतम बिन तारिक, इनका याद रखना नाम, और इसकी कैपिटल याद रखना। और 26 सालों में किसी सुल्तान की भारत में यात्रा की गई है, किसी सुल्तान के द्वारा 26 सालों बाद ये भारत आए हैं, कोई ऐसे सुल्तान है ओमान से, बस, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण थोड़ा सा है तंजानिया। तंजानिया आप पढ़ चुके हो,
तंजानिया कहां पर है? देखो अफ्रीकन कंट्री है, देखो, और अफ्रीकन यूनियन का एक हिस्सा है। यहां समझो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपने G20 पढ़ा होगा, पढ़ा था। अब G20 के बारे में ये जाना था कि वहां पर जो नया सदस्य बना है इसका, अफ्रीकन यूनियन बना हुआ है, ठीक। तो ये जो संघ है, ये जो समूह है, ये नया सदस्य बन गया है G20 का। अब अफ्रीकन यूनियन के G20 बनने के बाद अगर कोई उसका सदस्य देश का हेड ऑफ स्टेट है, वो पहली बार भारत आ रहा है, तो वो तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं, और तंजानिया की बेसिकली महिला राष्ट्रपति, इनका नाम है सामिया सुलुहु हसन। ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा भी था अपॉइंटमेंट्स में कि जी सामिया सुलुहु हसन है, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है। क्लियर? तंजानिया में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलुहु हसन। और जहां ये पहली लग जाए ना, और महिला हो तो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। और फिर ये भारत आती हैं, और भारत में यहाँ कुछ घोषणा होती है, घोषणा के साथ साथ चलो वो कल्चरल जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो अलग चीज है। दूसरा, यहाँ पर देखो फरीदाबाद में ही सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है, ठीक, समझना यहाँ पर फरीदाबाद में अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है। इसका अगर पार्टनरशिप कंट्री, जो पार्टनर कंट्री है वो कौन रहा था? वो तंजानिया ही था। ये हो गई न्यूज महत्वपूर्ण। तंजानिया क्या था भाई? तंजानिया जो है आपका सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प जो फरीदाबाद में हर वर्ष लगता है, यहां पर जो पार्टनर कंट्री था वो कौन था भाई? तंजानिया था। तंजानिया की राष्ट्रपति जो है, जो सुलुहु है आपकी सामिया सुलुहु हसन, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये पार्टनर कंट्री कौन था? तंजानिया था, ये महत्वपूर्ण। तीसरा भैया, जब ये सामिया सुलुहु हसन पहुंचती हैं तो जेएनयू के द्वारा क्या किया जाएगा? जेएनयू के द्वारा इन्हें मानद उपाधि दी जाएगी। यहां समझना, ये डॉक्टरेट की जो उपाधि दी जाती है, डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि दी है, मानद उपाधि में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? वैसे तो डॉक्टरेट कैसे मिलता है? जब कोई व्यक्ति पीएचडी करता है, शोध कार्य करता है, उसके बाद उसको भैया डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है ना? डॉक्टर लगाता है आगे कि नहीं? लेकिन इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि कैसे मिल गई? एक प्रोविजन और किया गया है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो कोई जैसे सोशियो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से कोई अगर सामाजिक योगदान जिसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, बहुत पॉपुलर है, तो उस व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है? ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जा सकती है, लेकिन ये केवल पन्नों पर ही रहेगी, इसका वो प्रयोग नहीं कर सकता है, डॉक्टर नहीं लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा तभी आप कर सकते हो जब आप शोध कार्य करके ये उपाधि को अर्जित करते हो। क्लियर? तो इस तरीके से ये मानद उपाधि आपको बस इतना याद रखना है, जेएनयू ने दी है। किसे दी है? तंजानिया की राष्ट्रपति को ही मानद उपाधि दी गई है। तो ये हो गए सारे के सारे महत्वपूर्ण देश, और ये सारे देखो महत्वपूर्ण देश हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं। अब आगे अंतरराष्ट्रीय प्रकरण पर अब हम डेली वीडियो करेंगे। क्या करेंगे भाई? डेली, रोज वीडियो करेंगे, और 1 घंटे का कोशिश करेंगे, 1 घंटे का वीडियो रहे, ताकि इनमें 1 घंटे में आपकी चीजें कवर हो जाएं। यहाँ कोशिश की गई है अंतरराष्ट्रीय जो संबंध थे देशों के, देखो बहुत पेचीदा टॉपिक होता है ये। क्यों होता है? क्योंकि देखो यार, ये जो टॉपिक है ना, ये मेंस का टॉपिक है ज्यादा। अब इसमें से फैक्ट्स निकाल के लिए आपके लिए खोजने की कौन सा आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो खोजना बड़ा पेचीदा काम हो जाता है यार, है ना? वो कैसे आपको समझाया जाए। अब उम्मीद ये कर सकता हूं कि आपको जो भी फैक्ट्स यहाँ जरूरी है, अब रिवीजन जब करोगे ना आप, या दोबारा से वीडियो फिर देखना और फिर रिवीजन करना। फिर आप जब रिवीजन करोगे तो आपके लिए भी ये जब न्यूज पढ़ोगे ना इससे, मैगजीन से, तो समझ में आएगा कि कौन सी हमारे लिए जरूरी न्यूज है, कौन सी निकाल फेंकने वाली न्यूज है, और जहां से क्वेश्चन बन भी नहीं सकते हैं। ठीक है? कितनी भी कोशिश कर ले, वो मेंस वाला ही पार्ट नजर आ जाएगा। ठीक, इसमें न्यूज में तो बहुत ज्यादा डिटेल से कवर की गई हैं चीजें, वो सारी महत्वपूर्ण होती नहीं है, जो जरूरी होती है वो हमें निकालनी होती है। क्लियर? तो चलो फिर वीडियो खत्म करें, और अपना फिर रिस्पांस फीडबैक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बताना कि ये जो पार्ट है, ये जो कवर किया गया है, इसमें मजा आया कि नहीं आया आपको। ठीक, चलो फिर कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि डेली आपके साथ वीडियो हो जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इस मैगजीन को खत्म कर दिया जाए। धन्यवाद।